नमस्कार, स्वागत है आप सबका तर्कश में। तर्कश में आज हमारे साथ हैं भारत में नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय जी। दीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कविन जी। सबसे पहले सर, जिस तरीके की प्राकृतिक आपदाई भारत हो या दुनिया के सभी देशों में सभी लोग आहत नजर आए, अपनी तरफ से सबने जितना हो सकता था मदद की कोशिश की और कर भी रहे हैं। फिलहाल इस वक्त किस तरह के हालात हैं वहाँ पर? अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, क्योंकि जैसे अभी हादसे का जो स्वरूप था, अगर ये छुट्टी के दिन न होता, दिन के समय न होता, तो हम कल्पना करें कहाँ तक क्या हो सकता था। तो इस नाते हम देखिए परमेश्वर के प्रति भी पहले हम शुक्रगुजारी हैं कि जैसे इसे कम से कम, क्योंकि प्राकृतिक विपदा की हम जैसे यानी सिस्मिक जोन में हैं, तो एक खास करके हिमालयन रेंज जो है इसमें जैसे ज़्यादा नुकसानी हुई। अब नेपाल के टेरेन आप जानते हैं, जैसे यानी उत्तर में हिमालय रेंज है, बीच में जैसे आपका मध्य भाग में हाई माउंटेन्स हैं, तब से फ्लैट तराई है, तो तराई में तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपके जैसे यानी जो मध्य पहाड़ में, वो भी जैसे यानी जो गोरखा का इसका एपी सेंटर था, तो उसकी आपके जैसे इर्द गिर्द में काठमांडू उपत्यका में ज़्यादा, और जैसे इसे पूर्व में जैसे आपके जो चीन की सीमा तक सिंधु पाल्चोक में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। वहाँ जैसे बड़ा बड़ा जैसे एवलांस हिम का जैसे यानी पूरा हिम श्रृंखला का पूरा खिसक जाना। इसके बाद जैसे यानी आपका लैंडस्लाइड, वो भी बड़े स्केल में पूरा जैसे यानी अब रास्ता में मान लीजिए कोई ट्रक, कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल चल रहा है, तो ऊपर से पूरा ऐसा लैंडस्लाइड हो कि सब के सब जैसे अंदर चले गए। तो इस किस्म का हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इस किस्म का ये हादसा था। तो इस नाते अब इसको देखिए, अब ये प्राकृतिक विपदाएँ होती हैं, अभी हमारे लिए, समस्त विश्व के लिए भी एक ठो जैसे मान लीजिए कि अब अनुभव है, पाठ है कि हमको जैसे अपना बस्ती को किस तरह से बसाना है, कैसे हम इको फ्रेंडली बने। जैसे अब नहीं तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कभी कभी जैसे यानी जब कोई इश्यू होता है तो थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो प्रकृति तो अपना नियम नहीं भूलता है कि हम प्रकृति के नियमों कहाँ कहाँ तोड़ रहे हैं, तो इसको जैसे यानी ज़्यादा असर भुगतना पड़ता है। तो इस तरह से जो नहीं होना था हो गया, उसको हम लोग स्वीकार करते हुए अब काठमांडू जैसे यानी नेपाल अपनी थोड़ा सा नॉर्मैलिटी में आ रहा है। अब करीब 1 लाख से ज़्यादा घर तो प्रत्यक्ष रूप से जैसे आपके दोस्त हैं, और 1 लाख करीब जो प्रारंभिक आंकड़ा के अनुसार से, उसको भी जैसे यानी खतरे से खाली नहीं है, उसको बिना मरम्मत आदमी रह नहीं सकते हैं। इसके बाद में जैसे कैजुअलिटीज़ करीब करीब 8,000 तो पहुँच चुकी है अभी, और घायलों की संख्या भी जैसे करीब 19-20 हज़ार के तहत में है। इस सब को जैसे पुनर्वास कराना, अब तत्काल जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन तो खैर अब समाप्त हो गया, लेकिन रिलीफ वर्क्स चल रहा है। उसमें भी हिमालय क्षेत्र जो हमने आपको बताया, सिर्फ हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही वहाँ जैसे पहुँच सकते हैं, सामान पहुँचा सकते हैं या रेस्क्यू कर सकते हैं। तो ये सब समस्याएँ हैं, तो इसको फिर भी जैसे सबके सहयोग से हम लोग इसे उभर रहे हैं। और सबसे पहले देखिए, भारत ने जिस किस्म की तत्परता दिखाई, ये तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इसके जैसे आपके इतिहास में भी एक अनोखा है। क्योंकि हम तो प्रत्यक्ष अपने आई एम विटनेस कि हमारे प्रधानमंत्री जी आपके बांगडुंग में इंडोनेशिया में सम्मेलन में थे, देश के बाहर थे। तो ये हादसा होते ही तो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक तो अपना अनुभव रहा होगा। 1 घंटे के अंदर में हमको टेलीफोन आया, हम तो बल्कि थोड़ा सा डेजिनेटेड थे उस टाइम में, हमारा जैसे नहीं आपका क्रेडेंशियल भी नहीं हुआ था, तब थोड़ा सा ये आपके डिप्लोमेटिक इसका कोड डिसिप्लिन में थोड़ा हम अपना तो लोकी में ही बैठ रहे थे, चल रहे थे। लेकिन ऐसे ना आपद विपद में प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया कि जो हमने सूचना पाया, प्रारंभिक सूचना के आधार से इसमें बहुत ज़्यादा क्षति हो सकता है, आप न घबराएं। नेपाल के जनता के साथ में, नेपाल के साथ में हमारा सरकार और संपूर्ण भारतीय जनता हम पीछे रहेंगे। कोई भी बात होगा तो आप जैसे हमको भी सूचना दीजिए करके, इतना ही वाज सो काइंड इनफ टू से दिस काइंड ऑफ करेजफुल वर्ड्स। क्योंकि एक बात कही जाती है सर कि जब भी किसी देश पर या किसी के घर में कोई आपदा आती है, तो सबसे पहले जो उम्मीद जगती है वो किसी अपने पड़ोसी से होती है। पड़ोसी देश होने के नाते भारत से किस तरह की उम्मीदें थीं, और आपकी नज़र में भारत उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है? नहीं, प्रोएक्टिव जैसे रोल, हमने जो विजनरी बात आपसे कह रहे थे, जैसे नेपाल में अब हम लोग तो जैसे यानी आपाधापी में थे, कहाँ हो गया, क्या हो गया, कितना नुकसान हो गया, इसी में थे।
लेकिन यहाँ जैसे आपातकालीन बैठक कैबिनेट का 3 बजे के लिए बुलाई गई, तो काठमांडू से हम भी संपर्क किए तो वहाँ भी 3 ही बजे समय में आपातकालीन कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री जी तो नहीं थे, फिर भी बैठक बुलाई गई। और यहाँ हमने सूचना जो पाया कि बैठक होता, निर्णय होता, तो उसके बाद ये तैयारी होती तो दूसरे ही दिन कुछ हो सकता था, उस दिन तो नहीं हो सकता था। लेकिन उनकी जैसे अपने तजुर्बा के आधार से, अनुभव के आधार से पहले अपने NDRF या जो भी उसमें जैसे इन्वॉल्व यानी आपको यानी एसेसरीज या एलिमेंट्स थे, सबको हिदायत दिया गया, वो सब तैयार थे। इधर कैबिनेट का निर्णय के साथ में पहले से वो तैयार थे, बल्कि हमारी पार्टी कुछ थोड़ा सा लेट हुई, क्योंकि MEA की तरफ से हमसे बारंबार कहा जा रहा था कि भाई आप जैसे फॉर्मली रिक्वेस्ट कर दीजिए। हम अपने केंद्र में संपर्क में थे, तो वहाँ निर्णय छलफल चल रहा था। तो लॉकिली मैं अपने प्रधानमंत्री जी से बैंकॉक में संपर्क हुई, तो उनसे सारी बात हमने बताया कि देखिए इस किस्म का मानवीय अभी ह्यूमैनिटेरियन अभी अप्रोच है भारत सरकार की तरफ से, इसमें हम लोग जैसे निर्णय तो होता रहेगा, लेकिन पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे तो जहाज़ अब उड़ जाएगा, तैयार है जहाज़, इतना तैयारी यहाँ है। तो आपने निर्देश किया तो हम तुरंत यहाँ से आपका फॉर्मल रिक्वेस्ट करने के बाद में तुरंत 4 बजे यहाँ से जहाज़ उड़ी। और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद में जैसे आप जानते हैं फ्लाइट का 1.25 घंटा 1.5 घंटे का फ़्लाइट है, तुरंत वो लोग जैसे काम में खटे। तो इससे कुछ जैसे जनधन की क्षति या जैसे जो ये आपका जैसे जो विजनरी अप्रोच है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच में जो विजनरी अप्रोच और जैसे प्रोएक्टिव रोल है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारे ख्याल से ये जैसे यानी एक नया ही आपका आयाम है। तो इसको हम अब सोशल पॉलिटिकल फील्ड से ही बिलोंग करते हैं। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जैसे हमारा संस्कृति सभ्यता, जैसे हम लोग यानी 2 मुल्क तो हैं, सार्वभौम सत्ता संपन्न 2 मुल्क हैं, लेकिन एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। ये जो अनोखा संबंध है, इसको जैसे जो हार्ट टू हार्ट ट्रेडिशन जैसा हमने अभी जो सद्भाव पाया, हम 3 ही हफ्ता हुआ यहाँ MAC में हैं अपने ऑफिस में, तो सिर्फ सरकार का नहीं संपूर्ण भारतवासियों का ये सद्भाव हम पा रहे हैं। यहाँ के पार्लियामेंट ने नेपाल में जो विपदाएँ हुई, वैसे तो यहाँ भी देखिए बंगाल में, UP में और बिहार में जैसे यानी भूकंप से जान माल की क्षति हुई, उसके प्रति हम बहुत बड़े दुखी हैं। फिर भी नेपाल के जैसे यानी दुख विपद में यहाँ की संसद ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव का पास करके कम से कम टोकन गेस्चर ये दिखाया कि हम अपने 1 महीने के पारिश्रमिक सब देंगे। और संपूर्ण स्टेट गवर्नमेंट भी इसकी तरफ जैसे काफ़ी हमारे संपर्क में, तो इसके प्रति देखिए हम बहुत बड़ा आभार प्रकट करना चाहेंगे। और यहाँ की सरकार, यहाँ के हर नागरिक, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का ये उद्बोध था कि संपूर्ण भारत पीछे है, साथ में रहेगा, हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जब दुनिया भर के तमाम देशों की ओर से मदद पहुंची, तो सर क्या मैं ये कहूं कि जिस तरह की एक ज़रूरत होती है ऐसे आपदा में, आपको लगा कि शायद पहली बार तमाम देश सीमाओं को तोड़कर उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं मानवता के लिए, और जो एक देश के नागरिक उम्मीद करता है न सिर्फ अपने देश के शासन से बल्कि पड़ोसी देशों के लोगों से, वहाँ की सरकारों से, वो सब कुछ मिला इस बार? मिला। जैसे आपने बताया कि जैसे कुछ हमारा सीमाएं हैं, बाध्यताएं हैं, क्योंकि जैसे काठमांडू एयरपोर्ट छोटा है, वहाँ 7 अगर जहाज़ जैसे आप बे में रख दें तो 8वां जहाज़ रोकने के लिए जगह नहीं होता है। तो इसमें जैसे काफ़ी हेलीकॉप्टर्स को भी जैसे काम में लगाना था, तो उनके लिए भी जैसे जगह होने के बाद से कुछ दिक्कतें आई। तो इस नाते तो इसको भी किसी तरीके से काठमांडू एयरपोर्ट जैसे यानी पहला बार राउंड द क्लॉक 24 घंटा में सबसे ज़्यादा उड़ाने करके जैसे चलाया गया, और जो थोड़ा सा सड़क के यातायात के जो अवरोध थे उसको जैसे हटाया गया। पावर में जैसे सबसे पहले देखिए सबसे मुख्य चीज़ है पावर, जैसे यानी कुछ सब स्टेशन में खराबियाँ थी, वो भी जैसे आपके यहाँ से ग्रिड ट्रांसमिशन के जैसे विशेषज्ञ लोग भी गए और नेपाल के विशेषज्ञ मिल के जैसे उसको जल्द से जल्द जैसे आपको पावर को रिवाइव किए। पावर रिवाइवल के बाद में कम्युनिकेशन सिस्टम भी ठीक हो गया, नहीं तो जैसे यानी टावर आपका जैसे यानी अब वो चार्ज न होने की वजह से, रिचार्ज न होने की वजह से काफ़ी समस्याएँ थी। और फिर बड़े ट्रिमर के बाद में जैसे आपके जोल्ट्स तो जैसे डिमिनिशिंग ऑर्डर में वो आता रहता है, तो इस सब बात जनता को भी पता नहीं होता है, तब त्रास फैल जाता है, जब टेलीफोन में संपर्क नहीं है, पावर नहीं है, और फिर पानी भी बरस रहा था। तो इस नाते कम से कम देखिए 3 दिन 3 रात तो इतना मुश्किल से वहाँ जनता को काटना पड़ा, झेलना पड़ा। इस पूरे मैं कहूँ कि राहत और जो एक रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे थे, उसके बीच में कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिसने दिल को दुखाया सोशल मीडिया के ज़रिए, उस पर क्या कहेंगे सर? क्योंकि लगातार मदद के हाथ बढ़ते रहे, लेकिन इसके बीच जब एक फ़ैसला नेपाल सरकार ने लिया कि तमाम देशों की जो राहत टीमें हैं, राहत का जो मैं कहूँ कि फ़र्स्ट फेज़ का काम पूरा हो चुका है, सभी टीमों को वापस जाना होगा,
तो कुछ मीडिया के सेक्टर्स में कहूँ सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके से उन खबरों को प्लान करने की या टिल्ट करने की कोशिश की गई। अब देखिए, राज्य के तौर में दोनों राज्य में जैसे यानी कोई कहीं जैसे आपको नेगेटिविटी नहीं है, न कोई जिम्मेवार तह में रहने वाले यानी व्यक्ति हों, संस्थाओं, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अब सोशल मीडिया तो देखिए, सोशल मीडिया है, किसी ने एक नकारात्मक कोई टिप्पणी लिख दिया तो उसमें लाइक करने वाले ज़रूर 10-20-50-100 मिल जाते हैं। तो उसी को लेके कोई फिर न्यूज़ बनाए, तो हमने तो बहुत विनम्रता के साथ में यहाँ जैसे आपके यहाँ की मीडिया को हाथ जोड़ के नम्रता से निवेदन किया कि देखिए, नो नेगेटिविटी, क्योंकि सत्य एक ही होता है। नेपाल में हादसा हुआ, अब कोई ये पूछे कि भाई आपके सामने आपके परिवार को किस हालत में ये हुआ, तो बार बार वही प्रश्न पूछे, थोड़ा सा देखिए मतलब आदमी को दुख होगा। एक बात, दूसरा बात, जो जैसे हमारे बच्चे हैं, अब बच्चों को तो जैसे कोई कभी अगर देखना होगा तो अपना इच्छा मुताबिक हॉरर शो देख सकता है, लेकिन हॉरर शो जैसे नहीं पब्लिकली जैसे हमेशा कोई हम टेलीविज़न दिखाएं, इससे अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अभी भी त्रास है बच्चों में कि भाई क्या है, कैसा है। तो इस नाते तो थोड़ा सा हमने बहुत विनम्रता से अनुरोध किया कि देखिए, थोड़ा सा ये निगेटिविटी की तरफ दोनों तरफ से नहीं जाना चाहिए। हमारे तरफ से जो भी सोशल मीडिया में कुछ बातें आई है वो व्यक्तिगत है, उसके लिए हमें क्षमा याचना किए। वैसे इधर से भी देखिए, उस किस्म का जैसे कोई भी जैसे नेगेटिव जैसे इम्पैक्ट के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, ताकि वहाँ की जनता को भी मन में दुख न हो कि भाई जैसे जो होना था हो ही गया। तो इसी को फिर बार बार जैसे आप इसको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इसमें जैसे यानी कुछ था। लेकिन अभी धीरे धीरे खैर देखिए, दोनों सरकार की तरफ से और जैसे यानी आपके सोशल मीडिया में भी जैसे तमाम जिम्मेवार लोग हैं, मीडिया में जिम्मेवार लोग हैं, अब स्थिति धीरे धीरे अपने आप जैसे इसका यानी कहीं कुछ कहना नहीं पड़ा, अपना जैसे उसको बिल्कुल नॉर्मैलिटी में अब आ गया है। हमें इसमें खुशी है। और अब मैं कहूँ कि जब फर्स्ट फेज़ के बाद जो दूसरा फेज़ है राहत का, यानी कि पुनर्निर्माण की बात करूँ मैं, किस तरह की चुनौती इस वक्त आप देख रहे हैं, और इस चुनौती में भारत से किस तरह के रोल की आप उम्मीद या अपेक्षा है? अब देखिए, ये जैसे रिलीफ वर्क्स अब ये चलेंगे, साथ साथ में अभी बरसात मानसून का अब समय आने लगा, समय बहुत कम है। तो इस नाते अब हमारा प्रयास, सरकार का अब निर्णय इस तरफ है कि हम लोग जैसे यानी किस तरह के प्रविधि का उपयोग करें। जैसे सिटी एरियाज़ में कोई समस्या ज़्यादा नहीं है, वहाँ जैसे हम बैंक के फैसिलिटी कर देंगे, जो भी सरकार उनको जैसे अपना यानी फैसिलिटेशन करेगा, अपनी एक जैसे सरकार जो डिज़ाइन अप्रूव करेगी, थोड़ा सा अब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट तो होना ही पड़ा, बनाना ही पड़ा बनाने के समय में, या जो पैरामीटर बनाएंगे उसको तो फॉलो करना ही पड़ा। लेकिन अब अपनी इच्छा के मुताबिक उस पैरामीटर में बैंक असिस्टेंस से लोग अपना कर सकते हैं, जो राज्य सरकार देगी। बाकी जैसे आपका सहूलियतपूर्ण ऋण से बन जाएगा सिटी एरियाज़ में। और बाकी जैसे आपके माउंटेन में भी जहाँ जैसे रोड एक्सेस है, वहाँ एक किस्म का जैसे होगा। जहाँ रोड एक्सेस भी नहीं है, वहाँ के लिए हमको जैसे यानी नया थोड़ा सा हल्का किस्म का प्रविधि प्रिफैब है कि क्या है, कि जैसे कॉर्रुगेटेड सीट वाला है, लोकल जैसे मतलब आपके बैम्बू अवेलेबल है वहाँ, जैसे मतलब यानी एक लकड़ी अवेलेबल है। तो इसको किस तरीके से क्या किया जाएगा, सरकार बहुत जल्द निर्णय करेगी। करने के बाद में एक जैसे शेल्टर, अभी तो हम जैसे यानी बिल्कुल करीब 2,02,00,000 होमलेस को एक टेम्प्रोरी शेल्टर में भी टारपोलिन्स इस टाइप का जैसे यानी एक नीचे कुछ बिछाने का, ऊपर से तानने का, इस तरह का ही अभी प्रोवाइड करने में लगे हैं। अभी वो भी नहीं पूरा हुआ है। इसके बाद दूसरे चरण में थोड़ा सा परमानेंट किस्म का उनको जैसे अपना हम एक जैसे यानी आश्रय देना चाहेंगे। और जो मोनूमेंटल एरियाज़ हैं उसको रिवाइवल के लिए तो देखिए, नॉलेज और विजडम तो इज़ नेवर परफेक्ट, वो जैसे था वैसे ही बनाने के लिए हम यूनेस्को को भी सलाह लेंगे। और विशेष करके जो संस्कृति सभ्यता का बात हम लोग बार बार कहे हैं, जैसे यहाँ भारत के भी जितने विद्वान हैं, जैसे अनुभव है, इसको जैसे था वैसे बनाने में, उसको पुनर्जीवित करने में, पुनरुत्थान करने में, फिर हम लोग जैसे मिल के यानी इसको जैसे यानी रिकन्स्ट्रक्शन रीजनरेशन में प्लान में हम साथ में चलना चाहेंगे। सर, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूँगा और ब्रेक के उस पार कुछ और अहम सवाल होंगे और ये ख़ास बातचीत चलती रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं तरकश और हमारे साथ हैं भारत में नेपाल के राजदूत उपाध्याय साहब। सर, जिस तरीके से मैं कहूँ कि एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर पहचान थी, सांस्कृतिक नगरी के तौर पर पहचान थी, इस पूरी प्राकृतिक आपदा के बाद एक आर्थिक तौर पर एक बड़ा झटका भी है नेपाल के लिए। किस तरीके के प्लान आगे हैं अब इसको रिवाइव करने के लिए? अब इसमें अभी देखिए, टूरिस्ट का पीक सीजन ही था,
अब पहले तो जैसे यानी काफ़ी लोगों में संतरास थी कि भी किस तरीके से हम नेपाल से बाहर निकलें, लेकिन अब जैसे नॉर्मलिटी के बाद में अब धीरे धीरे जैसे टूरिस्ट अपना डेस्टिनेशन की तरफ या अपना कार्यक्रम को जैसे रद्द न करके अब चालू कर रहे हैं। हमारे आपके जितने भी टूरिज़्म स्पेशली ये प्राइवेट सेक्टर ही जिसको लीड करते हैं, सरकार का तो कम भूमिका होता है, प्राइवेट सेक्टर का इसमें लीडिंग रोल है। तो सबके जैसे कोऑर्डिनेशन से अब धीरे धीरे एकदम ठीक हो रहा है। कुछ जैसे एडवाइजरीज तो खैर अब तमाम कंट्री की तरफ से आता है कि भाई नेपाल में थोड़ा सा रहना अभी खतरा है करके, तो उसको भी जैसे धीरे धीरे अब नॉर्मलिटी हो गया तो वो हट रहा है। तो इस नाते टूरिज्म रिवाइवल में हम उतना समस्या नहीं देखते हैं उसमें, जैसे यानी क्योंकि और जैसे काफ़ी जगह जैसे पशुपतिनाथ का मंदिर देखिए इंटैक्ट है, वैसे बुद्ध का जन्मस्थल में मिनी इंटैक्ट है, जैसे जनकपुर इंटैक्ट है, और तमाम जैसे पोखरा इंटैक्ट है। तमाम जगह जैसे आपके ट्रैकिंग जगह जगह ट्रैकिंग के रूट्स में थोड़ा सा जो भी डिस्टर्बेंस है उसको लोकली यानी टूरिज़्म वाले प्राइवेट सेक्टर और सरकार मिल के इसको ठीक हो रहा है। तो इस नाते हम टूरिज़्म को रिवाइवल में समस्या नहीं देख रहे हैं, इसको जैसे नहीं आगे बढ़ेगा। अब मैं रिश्तों पे आता हूँ, क्योंकि भारत में नई सरकार बनने के बाद अगर मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री का दौरा हो या फिर विदेश मंत्री का दौरा, एक ख़ास तवज्जो नेपाल को भारत में मिली है, पहले भी मिलती रही है, और मैं कहूँ कि इसमें थोड़ी सी निरंतरता और देखिए नई सरकार के बाद। कैसे देखते हैं आप अब इन दोनों देशों के बीच के रिश्तों को? देखिए सरकार जो भी हो, लेकिन जैसे जनता में जो एक भावना है, सद्भाव है, वो तो प्राचीन काल से था, है और रहेगा। हाँ, जहाँ तक सरकार का बात है, जैसे बीच में कुछ जैसे नेपाल में इसको अनुभूत किया गया कि भाई जिस स्तर से रेसिप्रोकल होना चाहिए तो उसमें कमियाँ रही। लेकिन जैसे अभी मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद में उनका 2 मरतबा यानी जल्दी जैसे नेपाल में आगमन, और वो जैसे नेपाल के पार्लियामेंट में बोले, और उस बात को जैसे यानी इंटरनेशनली आपके यूएन में भी जैसे बोले, इससे नेपाल में बहुत बड़ा एक आशा बनी है। जैसे जो बहुत साल से नहीं हो रहा था, जैसे आपके पावर ट्रेड का एग्रीमेंट वो हो गया, अब जैसे पावर डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी हो रहा है, पीडीएस भी हो रही हैं, जैसे आपके सतलज के साथ में, जीएमआर के साथ में, और भी तमाम पाइपलाइन में जैसे काम बढ़ रहा है, पंचेश्वर काम बढ़ रहा है, ट्रांसमिशन लाइन वॉज द बोटलनेक। अब कम से कम मुजफ्फरपुर और ढलकेबार का एक ट्रांसमिशन लाइन बहुत जल्द अब समाप्त होने वाला है। वो होने के बाद में करीब 1200 मेगावाट तो एक ट्रांसमिशन लाइन से हम जैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। और मोदी जी ने स्पष्ट नेपाल की संसद में बोले हैं कि वैसे तो हम तो देखिए यूपी और बिहार के बॉर्डर में हैं, और नेपाल से जितनी भी बॉर्डरिंग स्टेट हैं वो भी जैसे यानी और स्टेट के तुलने में अभी पीछे हैं, वहाँ अभी ज़्यादा लोड शेडिंग है। फिर भी जैसे यानी भारत में अभाव होते हुए भी हम अभी नेपाल को मदद करना चाहते हैं, करेंगे। और नेपाल में जब से ज़्यादा उत्पादन होगा तो उस उत्पादन का ज़्यादा होने के बाद में जितना नेपाल खपत कर सके तो करे, बाकी हम उसको प्रचलित मूल्य में, बाज़ार मूल्य में देंगे, तब तो कोई उसमें शंका करने का गुंजाइश ही नहीं है। तो इसलिए देखिए ये बहुत बड़ा सद्भाव, जैसे यानी अभी नया जो प्रोएक्टिव रोल है ना, जैसे आपकी डिप्लोमेसी में भी जैसे हमने आपके पड़ोसी देश के लिए, स्पेशल नेपाल के लिए, एक समुन्नत नेपाल, एक राजनीतिक रूप से स्थिर नेपाल और आर्थिक रूप में प्रगति उन्मुख नेपाल ही भारत को भी सुरक्षा में, भारत को जैसे हर तरीके से जैसे यानी उसको सबल बना सकता है। नहीं तो नेपाल में कोई भी किस्म की जैसे आग लगेगी तो पहला लपेट तो बिल्कुल पड़ोसी देश भारत होगा, भारत को ही मिलेगा, भारत की तरफ ही आएगा। देखिए हम वेस्ट बंगाल से लेकर यानी आपके बिहार, उत्तर प्रदेश और जैसे आपके उत्तरांचल तक फैले हुए हैं। तो इस नाते तो इसकी तरफ जो सजगता हमने पाया है वो अच्छा बात है। इसको देखिए हम तो मानव हैं, मानव इसलिए हैं कि श्रेष्ठ प्राणी कहे जाते हैं, और कहीं कभी कोई कमी, कमजोरी, त्रुटि, गलती भी रही होगी तो उसको हम उसी को लेके देते रहें, ये अच्छा बात नहीं। उसको समझना है और उसको जिसकी तरफ से भी जैसे भी हुआ होगा उसको जैसे हम लोगों को अब एक नया अध्याय शुरू करने के लिए एक अच्छा मौका है। तो क्या ये कहा जाए सर कि नई सरकार के आने के बाद जो अब तक पैक्ट हुए हैं, चाहे वो बस सेवा को लेकर हो या फिर बिजली के क्षेत्र में नए एग्रीमेंट हो, आर्थिक तौर पर मैं कहूँ कि सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर एकता थी, लेकिन आर्थिक तौर पर भी इससे नेपाल को न सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि एक बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का काम भी उसके लिए हो सकता है। बिल्कुल होगा। देखिए जो भू बनोट नेपाल का है, आप जैसे किसी भी, भारत तो विशाल है, बहुत बड़ा मुल्क है, आपके साउथ के आदमी या कहीं दूर के आदमी नेपाल में अपना कोई भी व्यवसाय, फैक्ट्री रखें, उनके लिए यूपी
बिहार, बंगाल में सामान पहुंचाना आसान है, कम खर्चे का होगा, और नेपाल में लेबर भी चीप है कंपैरेटिवली। और अब तो जैसे चीन भी खुल गया है, 2 रास्ता हो गया, तो अब जैसे चीन में तिब्बत से लेकर गुंजाओ तक भी सामान भेज सकते हैं, और एक्सपोर्ट का इंसेंटिव अच्छा है। आज नेपाल में जैसे आपके डाबर हैं, यूनिलीवर हैं, आपके जैसे और भी जितने कंपनीज़ हैं, जैसे आपके भूषण ग्रुप के आरती स्टील करके है, ये लोग फैक्ट्री तो वहाँ है, लेकिन उनका जैसे यानी काफ़ी पूरा जैसे एक्सपोर्ट अपना इंडिया के जैसे आपके पॉपुलेशन को होता है। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से नेपाल को भी लाभ है, भारत को भी जैसे व्यवसायियों को लाभ है। इस बात को हम प्रमोट करना चाहेंगे कि इसमें जैसे आए दिन में नेपाल को भी जैसे आर्थिक प्रगति में भारत के साथ साथ पीछे ले जाने के लिए भी भारत सरकार का अहम भूमिका रहेगा है। इसको मानते हुए हम लोगों को चलना है। एक मुद्दा रहा है जो मैं कहूँ कि क्योंकि ओपन बाउंड्री है, वहाँ पर सुरक्षा को लेकर और कई बार कुछ इस तरह की गतिविधियाँ रही हैं जिसके चलते मैं कहूँ कि सवाल भी खड़े होते रहे हैं। ये हुआ है कि कैसे इसको रोकेंगे, आपराधिक गतिविधियाँ जो सीमा पार या फिर सीमा के करीब होती रहती हैं, इसको लेकर क्या आप देखते हैं कि किस तरह के रोल या फिर किस तरह के एक जॉइंट ऑपरेशन या जॉइंट साझा समझौते की ज़रूरत है, जिसके चलते ये जो एक बड़ा फैक्टर रहा है जो कई बार शायद रिश्तों में एक थोड़ी सी छोटी सी गांठ भी पैदा करता है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए? देखिए, हमारे खुला सीमाना को व्यवस्थित करना है, क्योंकि खुला सीमाना के नाते जो भी अनसोशल एलिमेंट्स जब भी मौका मिलता है उनको वो थोड़ा सा एक्टिव तो होते ही हैं। तभी दोनों देश की सरकार के बीच में जैसे यानी अच्छे संबंध है, तो इस नाते बहुत अच्छा परिणाम भी है। फिर भी इसको जैसे और व्यवस्थित करने के लिए हमारे ज्वाइंट कमीशंस होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का बहुत यानी नेपाल की तरफ से तो हो रहा था हाई लेवल विजिट्स, लेकिन भारत की तरफ से कुछ कमी थी। अभी तो कमी भी पूरा हो गई, और हाई लेवल विजिट होने के बाद में अभी हम जैसे भारत हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को और भी सबको जैसे हम वहाँ स्वागत करना चाहेंगे। हमारे तरफ से जैसे मतलब यानी रिक्वेस्ट है ऑलरेडी। तो इसको जैसे यानी प्रधानमंत्री जी के निर्देशन के बाद में, भ्रमण के बाद में जो सेक्रेटरी लेवल में जॉइंट कमिटीज़ हैं और उससे भी नीचे वर्किंग लेवल में हैं आपके सबके संबंधित में, आपके गृह मंत्रालय से संबंधित सुरक्षा के बारे में, आपके जैसे यानी सिंचाई के बारे में, यानी आपके जैसे यानी ऊर्जा के बारे में, सब जो कमिटीज़ थी थोड़ा सा इनएक्टिव थी, अब एक्टिव हो गए हैं। काम तो फिर जैसे वर्किंग लेवल पर ही होना है। तो इस नाते आपने ठीक कहा कि इसको देखिए, इसको हम लोगों को ठीक ढंग से एक वैज्ञानिक व्यवस्थापन में ले जाना होगा, और जो हम कहेंगे उसका कार्यान्वयन भी हो। नहीं तो हम जैसे निर्णय करते रहे, कार्य नहीं होगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। जैसे हमारे कुछ जैसे तराई के रोड बनाने के लिए बात 7-8 साल से पेंडिंग था, अब काफ़ी जैसे तेज़ी से उसमें भी बात आगे बढ़ रहा है। नेपाल की जनता का, तराई की जनता में बहुत इसका बहुत बड़ा दुख था कि भाई निर्णय होता है, आप लोग निर्णय कराते हैं, करते हैं, लेकिन कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। चाहे जिसकी भी वजह हो, भाई जनता को तो परिणाम चाहिए, कहीं का भी जनता को तो परिणाम चाहिए। तो ये सब बातें हैं। एक और फैक्टर जो सर दिखता है कि जब भी भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते मधुर होते दिखते हैं या फिर बड़े एग्रीमेंट होते दिखते हैं, एक छोटी सी विरोध की आवाज़ भी दिखती है जिसमें कई तरह के संदेह होते हैं, आशंकाएं होती हैं। उसके पीछे क्या है, क्यों इस तरह की आशंकाएं नज़र आती हैं? अब देखिए, हम तो इतना ही सिर्फ अभी कहना चाहेंगे कि कुछ व्यवस्थापन में कमजोरियां रहती हैं, तो थोड़ा बहुत नहीं कुछ न कुछ तो समाज में होते हैं। वो कहीं से गाइडेड होंगे या उनका अभी कुछ ऐसे ज्ञान का कमी होगा। हमने बताया ना कि अब ना थर्ड वर्ल्ड खुल गया, नहीं तो पहले तो संपूर्ण जैसे नेपाल की शिक्षा, दीक्षा, रहन सहन, नेपाल के जैसे मतलब यानी जितने बड़े बड़े राजनेता यहाँ के भारत के आंदोलन में साथ थे, इंडिया क्विट मूवमेंट तक में जैसे साथ थे। आपके जैसे इतना नेपाल के युवाओं ने अपना जैसे खून बहाया, यहाँ अपने भारत के सेना में अभी भी हैं, काम कर ही रहे हैं। यानी करीब करीब जैसे आपका मतलब यानी हिमालय रेंज को छोड़ के संपूर्ण नेपाल का हर घर का भारत से एक किस्म का अपना किस्म का रिश्ता था और है। तो उसको जैसे मतलब मान लीजिए बीच में कुछ दरार हो, कमी हो, अब थर्ड वर्ल्ड खुल गया, अब जैसे आदमी ज़्यादा गल्फ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अब ना शुरू हुआ। तो उसको जैसे यानी भारत सरकार भी ध्यान दे रही थी, स्कॉलरशिप बढ़ाना, सांस्कृतिक संबंध बढ़ाना, एक्सचेंज को बढ़ाना, जैसे यानी पार्लियामेंट के लेवल में हो, स्टेट के जैसे लेवल में हो, आपके जैसे और भी जैसे पीपल टू पीपल के जैसे लेवल में हो। इसको तो अब जैसे यानी इसकी तरफ सोच आगे बढ़ा है। इससे ये सब दरारें धीरे धीरे इसको जैसे आपके समाप्त होंगी।
अगले कुछ वर्षों के लिए मैं कहूँ ख़ास तौर पर जिस तरीके से नई सरकार हाथ बढ़ा रही है और मैत्री के मैं कहूँ कि रिश्ते नए लेवल तक पहुँच रहे हैं, नेपाल भारत के साथ और किन बड़े एजेंडों पर चाहेगा आगे बढ़ना, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या फिर दूसरे समझौते हों? अब हम तो देखिए यहाँ आने के बाद में अब अध्ययन कर रहे हैं अभी, और भारत की सरकार की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि भाई नेपाल का नीड क्या है, आप अपना निर्णय करो, और नेपाल के निर्णय में नीड बेस्ड असिस्टेंस हम करेंगे। ये आपके प्रधानमंत्री जी की तरफ से, आपके जैसे विदेश मंत्रालय की तरफ से, या जैसे इंडिविजुअल जैसे हर मंत्रालय के मंत्री जी की तरफ से, और ये हमारे लिए जैसे बहुत यानी आपका जैसे इसमें इनकरेजमेंट है कि अब हमको करना है, सोचना है। तो आप लोग स्पष्ट बता रहे हैं कि देखिए आप निर्णय नहीं करोगे तो कोई कह देगा कि भारत हस्तक्षेप कर रहा है, हस्तक्षेप करना चाहता है। ये आरोप हमें न लगे। नेपाल से निर्णय होना चाहिए, उसमें अगर आप जैसे निर्णय करने के वक्त में भी कोई सलाह मशवरा चाहते हैं तो उसमें भी हम हैं, नहीं तो आप निर्णय कीजिए, उससे हम क्या मदद कर सकते हैं हम करेंगे। ये अच्छी बात है, इसमें कोई डिस्प्यूट का जगह गुंजाइश ही नहीं है। तो इसको देखिए, इस नाते अब हमें विश्वास है कि अब अभी तक जैसे जिस पेस का रफ्तार का जैसे यानी प्रगति था, या मित्रता में जैसे आपका जो एक प्राचीन मित्रता तो है, लेकिन जो कुछ जितना कुछ होना चाहिए था, कुछ जैसे बीच में एक जैसे अवरोध थी, अब वो हटेगा, हमें इस पर पूरा विश्वास है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो तर्कश में आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। वक्त ब्रेक का है, आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।